नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान स्टेट से संबंधित जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए दी जाती हैं, उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख साके। साके क्या होते हैं, शाका करने की आवश्यकता क्या होती है और साके कितने संख्या में किसी दुर्ग के अंदर संपन्न हुए और राजस्थान में कुल मिलाकर के कितने साके हुए, सबसे ज़्यादा साके कहाँ पर हुए और ऐसे कौन कौन से किले थे जिनमें साके या युद्ध भी नहीं हुआ। बात करते हैं साथियों राजस्थान के प्रमुख साकों की। सबसे पहले साका जो माना जाता है वो माना जाता है रणथंबोर का। रणथंबोर के किले में 1301 में एक साका माना जाता है और उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के चौहान शासक हम्मीर देव पर चढ़ाई कर देता है और उसके बाद उसकी जो रानी थी, रानी रंग देवी, और उनकी जो पुत्री देवल दे थी, दोनों ही पद्म तालाब में कूद करके जल जौहर कर लेती हैं और उसके बाद राजपूत केसरिया खोल देते हैं और केसरिया संपन्न होता है। लेकिन एक ऐसा युद्ध इससे पहले भी रहा जो बयाना से संबंधित था, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। बयाना में एक प्रसिद्ध किला था विजय मंदिर गढ़ और यहां के राजा थे श्री विजयपाल यादव। बाद में ये जो विजय मंदिर गढ़ से जो शाखा निकली वो तिमनगढ़ गई, जो वर्तमान में करौली जिले में है, और फिर बाद में यही शाखा आगे जाकर के कल्याणपुरी गई, जिसे वर्तमान में करौली कहते हैं। और यहाँ के ये प्रसिद्ध हुए यादव वंश के नाम से। असलियत में ये यादव वंश था, ये विजय मंदिर गढ़ का था, यानी बयाना जो वर्तमान में भरतपुर जिले में स्थित है उससे संबंधित रहा था। और यहाँ पर जो विजयपाल यादव थे, इनके समय एक बहुत ही अनोखी घटना हुई। कंधार का एक शासक था अबू बकर कंधारी। ये 11वीं शताब्दी की घटना है, 11वीं सदी की ये घटना थी। और अबू बकर कंधारी जो है वो इस विजय मंदिर गढ़ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण जब हुआ तो विजयपाल यादव अपनी सेना सहित इस अबू बकर कंधारी से लड़ने चल दिए। रानियों से कहा कि यदि मैं न लौटूं तो आप अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो कदम उचित लगे उठा लें। और राजस्थान या भारत की मैं बात करूं, जिसमें भी विशेष रूप से भारत में भी राजस्थान की बात करेंगे हम, तो जौहर एक आम परंपरा थी। रानियां या कोई भी महिला जब उसकी सतीत्व पर आंच आने की उसे लगता था कि जब अब मेरी अस्मिता खतरे में है, तो वह अग्नि में कूद करके जौहर कर लिया करती थी या अग्नि में कूद करके अपने प्राण दे दिया करती थी। उसे सती कर्ण होना, हालांकि पति के साथ अगर कोई महिला अपने प्राण देती थी चल के, उसे सती कहा जाता था। और अगर वह अकेली पति का कोई चिन्ह लेकर के सती हो जाती थी या अग्नि में प्रवेश कर जाती थी तो उसे जौहर कहा जाता था। सामान्यतः जौहर युद्ध काल की घटना हुआ करती थी। यही हुआ, विजयपाल यादव इस युद्ध में विजित हुए, जीत गए। परंतु जीत की खुशी इतनी थी कि जो ये अबू बकर कंधारी था, इसके जो ध्वज थे उनको इसकी सेना लेकर के
और विजय मंदिर गढ़ की ओर आगे बढ़ती है। विजय मंदिर गढ़ की ओर जब ये आगे सेना बढ़ी तो रानियों को लगा कि शत्रु हमारे नजदीक आ गया है और अब शत्रु से बचना मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में समस्त रानियों ने जौहर कर लिया। ये राजस्थान का पहला जौहर था, लेकिन इसे जौहर की संज्ञा नहीं दी गई क्योंकि एक बहुत बड़ी भूल रही। क्योंकि सेना जो ये सामने वाली सेना थी ये इस युद्ध में जीत नहीं पाई। अगर ये जीत जाती और विजयपाल यादव हार जाते तब तो इसको जौहर इतिहासकार स्वीकार करते। वैसे तो था तो जौहर ही, और बाद में विजयपाल यादव जब लौटते हैं, जब वो किसी महिला को वहां नहीं पाते हैं तो बड़ा क्षुब्ध होते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि मेरी एक भूल की वजह से अगर मैं उन ध्वजों को अपने साथ लेकर ना निकलता तो हो सकता था कि ये रानियां, इतनी महिलाएं जो कि सती हुई हैं या जौहर जिन्होंने किया है वो सारी बच जाती। विजयपाल यादव दुखी होते हैं और आपस में ही ये युद्ध लड़ते हैं। इनकी सेना खुद ही युद्ध लड़ती है आपस में, आधी आधी सेना बट के, और अपनी सेना को नष्ट कर लेती है। जो इनके उत्तराधिकारी बचे वो तिमनगढ़ चले गए और इस तिमनगढ़ की स्थापना करी थी इनके बेटे तिरुभुवनपाल या तिमनपाल ने। एक बार ये प्रश्न भी कर दिया गया था कि तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ जो किला है वो किस जगह पे है। पटवार के 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से ये पहला साका होना चाहिए था, लेकिन साका इसलिए नहीं था क्योंकि अबू बकर कंधारी इसमें पराजित हो गया था, शत्रु का कोई खतरा नहीं था। अब हम समझेंगे कि साका होता क्या है। अभी आपको मैंने नहीं बताया कि साका क्या होता है, ये तो एक मैं किस्सा आपको बताने लग गया था। होता क्या है साथियों, साका दो परिस्थितियों को कहा जाता है। जब कोई युद्ध होता था और आक्रमणकारी ताकतवर ज्यादा होता था और सामने वाली सेना को लगता था कि जो आक्रमणकारी है वही विजित हो जाएगा, वह जीत जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष जो थे वो केसरिया करते थे। क्योंकि झुकने की परंपरा हमारे रक्त में थी ही नहीं, झुके हम थे ही नहीं, और अगर झुकते तो आज शायद भारत ना बच पाता जैसा है। तो केसरिया कर लेते। केसरिया मतलब कि त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, यानी जब तक हो सकता था तब तक युद्ध लड़ते थे और जब तक तिल तिल कट ना मरते थे तब तक रुकते नहीं थे। जब तक हाथ पैर काम करते थे तब तक ये लड़ते थे। उसे कहा जाता था केसरिया करना। पुरुषों के केसरिया कर लेने के बाद भी यदि शत्रु सेना बच जाती थी और शत्रु सेना का खतरा महल पर या किले पर रहता था, आम जनता पर रहता था, तो ऐसी परिस्थिति में जो राजभवन की महिलाएं थी सामान्यतः एकत्रित हुआ करती थी और सामूहिक रूप से जौहर कर लिया करती थी। सामूहिक रूप से अपने यानी कि प्राण दे दिया करती थी। प्राण देना, इसे कहा जाता था जौहर करना। ये दोनों ही किस्से बड़ी विशेष तरह से हुआ करते थे। जब कोई शासक केसरिया करने के लिए जाता था तो किसी भी सैनिक के पैर न लड़खड़ा जाएं, इस वजह से इनको अफीम दी जाती थी। सभी सैनिकों को अफीम की पिनक दी जाती थी। अफीम की पिनक यानी अफीम जो है दी जाती थी, जिससे कि उनके अंदर जो लक्ष्य के प्रति समर्पण है वो और बढ़ जाए और उनके पैर लड़खड़ा ना जाए, पीछे ना हट जाएं, वीरता के साथ लड़ें, जो उनके पूर्वजों की कहानी रही उसको दोबारा दोहराएं। ये उद्देश्य होता था केसरिया करने का। उस टाइम सभी को सामूहिक रूप से एकत्रित करने के बाद अफीम की पिनक दी जाती। इसी तरह पुरुषों के केसरिया करने के बाद जो महिलाएं होती थी सभी एकत्रित होती थी और एकत्रित होने के बाद सबसे पहले ये भी पिनक लिया करती थी, अफीम की पिनक। अफीम की पिनक इसलिए लिया करती थी जिससे कि इनको थोड़ा सा नशा हो जाए। हल्का सा नशा हो जाएगा तो लक्ष्य से भटकेंगी नहीं, क्योंकि सामने अगर जलती हुई ज्वाला है और जलती हुई ज्वाला में अगर एक भी महिला घबरा गई तो फिर पीछे जितनी भी महिलाएं होती हैं
हो सकता है वो भी घबरा जाएं। और दूसरी चीज ये थी कि ये एक वीरता का पूर्ण किस्सा है, ये एक वीरतापूर्ण कहानी होती थी जो लिखी जानी थी। इस वजह से एक भी महिला के पैर न लड़खड़ा जाएं, इसलिए ये भी अफीम की पिनक लेती थी, साथ में ये सिंदूर भी खा लेती थी। अफीम की पिनक लेने के साथ सिंदूर खा लेती थी, और सिंदूर खा लेने के बाद इनका जो कंठ का आवाज थी वो चली जाती थी, यानी अब ये चिल्ला नहीं पाती थी। अगर कोई महिला अफीम की पिनक लेने के बाद उस अग्निकुंड में कूदेगी तो अब वह चिल्ला नहीं पाएगी, जिससे कि और जो महिलाएं होंगी उनको पता ही नहीं लगेगा कि कोई कष्ट भी अंदर हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत चीत्कार मच जाता, बहुत तेजी से चिल्लाती महिलाएं, और जब बहुत तेजी से चिल्लाती तो पीछे वाली जो महिलाएं हैं हो सकता था वो घबरा जाती। तो ये पूरा जो किस्सा होता था, ये पूरी जो कहानी होती थी, इसे कहा जाता था साका। अगर दोनों घटनाएं जौहर और केसरिया दोनों संपन्न एक साथ होते थे तो उसे कहा जाता था साका, और यदि एक भी नहीं हुआ, केवल एक हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो उसे कहा जाता था अर्धसाका। अर्धसाका राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जहां अर्धसाका हुआ, और वो दुर्ग आप सभी जानते होंगे कि कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसमें अर्धसाका हुआ। वो दुर्ग था साथियों जैसलमेर। अर्धसाका कहां संपन्न हुआ? जैसलमेर में। जैसलमेर का जो किला था इसमें 1550 की घटना थी। 1550 में वही कंधार का एक पदच्युत शासक था, नाम था अमीर अली। अमीर अली, ये अमीर अली राजस्थान आता है, वहां से इसे भगा दिया जाता है, और वहां से भाग करके ये जैसलमेर के शासक लूणकर्ण से शरण लेता है। लूणकर्ण से क्या लेता है? शरण लेता है, और लूणकर्ण इसे शरण भी दे देता है। लूणकर्ण इसे शरण देता है साथियों, परंतु अमीर अली के मन में पाप आ जाता है। ये धोखा करता है और लूणकर्ण पर ही हमला कर देता है। लेकिन लूणकर्ण इतना भी कमजोर नहीं था कि इस हारे हुए शासक को पराजित न कर सके। लूणकर्ण ने अमीर अली की हत्या कर दी, मार दिया, इसको खत्म कर दिया, इसकी सेना को नष्ट कर दिया। लेकिन लूणकर्ण भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी जो पुरुष वर्ग था पूरा का पूरा पुरुष वर्ग वो समाप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। परंतु आक्रमणकारी भी नष्ट हो गया, तो महिलाओं को जौहर करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः महिलाओं ने जौहर नहीं किया जैसलमेर में 1550 में, इसलिए इसे क्या कहा गया? अर्धसाका। तो आप याद रखेंगे, साका यदि जौहर और केसरिया दोनों संपन्न होते थे तो उसे साका कहा जाता था। जौहर की रस्म के समय महिलाओं को अफीम की पिनक और सिंदूर खाने को दिया जाता था, और पुरुषों को केसरिया करने से पहले अफीम की पिनक दी जाती थी, जिससे कि वो लक्ष्य से भटकें नहीं। इसी तरह अर्धसाका जब केवल या तो जौहर होता था या केवल केसरिया होता था, उसे अर्धसाका कहा जाता। सामान्यतः जौहर बाद में होता था, केसरिया पहले होता था। पहले पुरुष वर्ग जो था जब वो नष्ट हो जाता था तो उसके बाद महिलाएं अपनी कुर्बानी देती थी, क्योंकि पुरुष के पीछे महिला होती थी हमारे समाज में, ऐसा माना जाता था। तो अर्धसाका जैसलमेर में संपन्न हुआ, 1550 में संपन्न हुआ, जब कंधार का शासक अमीर अली लूणकर्ण से भिड़ गया था। हालांकि अमीर अली शरण पाने आया था लूणकर्ण के पास, और लूणकर्ण ने उसे शरण भी दी थी, लेकिन अमीर अली गद्दार निकला, धोखेबाज निकला, और इसने लूणकर्ण पर हमला कर दिया। लूणकर्ण भी कम नहीं था। आपको पता हो तो मालदेव के ससुर थे, मालदेव के, रूठी रानी आपने पढ़ी होगी राजस्थान के इतिहास में, उनके पिताजी लूणकर्ण थे। एक बीकानेर के लूणकर्ण अलग थे, जिन्हें कलयुग का कर्ण कहते, वो अलग हैं। ये जैसलमेर के लूणकर्ण थे, भाटी थे, भाटी वंश था, और भाटी बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। इन्होंने अमीर अली को पराजित कर दिया, मार दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो महिलाओं को जौहर की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये सारा किस्सा तो रहा, अर्धसाका में यहाँ पे बताया, और एक आपको साका बताया। अब कुछ ऐसे दुर्ग देख लेते हैं जहां पे पूरे साके हुए, ठीक है? तो पूरे साके वाले दुर्ग हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से दुर्गों में कितने कितने साके संपन्न हुए।
तो सबसे पहले जैसलमेर का ही देख लेते हैं। जैसलमेर दुर्ग, इसमें आपके 2.5 साके हुए। तो आपसे पूछे 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है, तो वो जैसलमेर का किला है। पहला साका यहां पर साथियों हुआ 1316 में। इस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो सेना लेकर आया और इससे युद्ध किया था जैसलमेर के ही शासक मूलराज ने। मूलराज का युद्ध हुआ और इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ। अतः यहां पुरुषों ने जौहर किया, पुरुषों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया। मूलराज के परिवार और मूलराज का जो वंश था उसने साका संपन्न किया और ये इस दुर्ग का पहला साका था। उसके बाद दूसरी जो घटना यहां पर हुई वो 1358 में संपन्न हुई। इस समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप इसको फुल फॉर्म कर सकते हैं। एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, FST यानी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। वर्सेज यहां का शासक था दूदा। यहां फिरोज शाह तुगलक विजयी हुआ और इन्होंने साका कर लिया। साका उसी कंडीशन में खोला जाता था जब आक्रमणकारी ताकतवर होता था और शासक को लगता था कि अब हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो मर मिटते थे, अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध में उतर जाते थे। उसे कहा जाता था साका। तीसरा यहां पर अर्ध साका हुआ। ये अर्ध साका है, अभी आपको मैंने बताया था अर्ध साका कब हुआ था, 1550 में। इस समय शासक अमीर अली था और जैसलमेर का शासक लूणकर्ण था, बताया अभी मैंने आपको, ठीक है। लूणकर्ण था। इसमें ये दोनों ही बराबर मुकाबले पे रहे। अमीर अली नष्ट हो गया, इसलिए रानियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें केवल क्या हुआ था, केसरिया हुआ था, ना कि जौहर, केवल केसरिया। तो ये था जैसलमेर दुर्ग के 2.5 साके। इसके बाद अब अगला किला आएगा हमारा, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक 3 साके हुए। सबसे ज्यादा 3 साके कौन से किले में हुए, तो वह दुर्ग था आपके चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले में कौन कौन से साके हुए देख लें। सबसे पहला साका यहां पर हुआ 1303 में। वही अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान अभियान पर आया और इससे मुकाबला किया राणा रतन सिंह ने। राणा रतन सिंह सिसोदिया वंश के शासक थे और इस समय रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। पद्मिनी ने क्या किया, जौहर किया और राणा रतन सिंह और उनके वीर सेनापति गोरा बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यह चित्तौड़ का पहला साका था। उसके बाद यहां पर दूसरा साका जो संपन्न हुआ वो संपन्न हुआ आपके 1534 में। इस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह कहां का शासक है, गुजरात का। और इसका संघर्ष हुआ था विक्रमादित्य, लेकिन विक्रमादित्य बहुत छोटे थे, इसलिए विक्रमादित्य खुद साथ में नहीं लड़े, बल्कि लड़े रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह ये प्रतापगढ़ यानी देवलिया के उस समय के रावत थे और इस समय रानी कर्मावती ने जौहर किया था। कर्मावती या कर्णावती ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था क्योंकि इसमें 16,000 महिलाओं ने जौहर किया था। 16,000 महिलाओं ने क्या किया था, जौहर, जबकि पद्मिनी के नेतृत्व में मात्र 1600 महिलाएं ही जौहर करी थी। 1600 महिलाओं ने पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया था। तीसरा जो साका संपन्न हुआ वो हुआ 1567-68 में साथियों। 1567-68 में जो साका संपन्न हुआ, इस समय यहां का शासक था उदय सिंह और दूसरा शासक था अकबर। यहां पर अकबर विजयी हुआ। उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और यहां पर फत्ता की रानी
फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ था। और इस समय अकबर ने लगभग 25 से 30 हजार हिंदुओं को या चित्तौड़ के आम नागरिकों का कत्लेआम करवा दिया था, जो इतिहास में सबसे अकबर का कलंकित कृत्य था। यानी 25 से 30 हजार लोगों को मारना, सोचिए कितनी खुन्नस होगी, जो आम नागरिकों को मार दिया। कोई शासक अगर किसी युद्ध में जीतता था तो वह आम नागरिकों को क्षति नहीं पहुंचाता था। राजा की लड़ाई होती थी, विचारधारा की लड़ाई थी। ये आम जनता को इन्होंने नुकसान पहुंचाया और आम जनता को मार दिया। जो 10,000 चित्तौड़गढ़ के लोग भाग गए जंगलों में, वो बच गए, बाकी एक नहीं बचा। ये स्थिति साथियों वो हुई थी। जैसलमेर के बाद जो नेक्स्ट हम दुर्ग पढ़ेंगे वो है गागरोन। गागरोन का जो किला था, यहां पर भी साके हुए। गागरोन का किला झालावाड़ में है और यहां पर 2 साके संपन्न हुए। पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ, जब मालवा का सुल्तान चढ़ आया था गागरोन पर, और मालवा के सुल्तान का नाम था अलप खां गौरी। अलप खां गौरी, या इसी का दूसरा नाम था होशंगशाह। नाम सुना होगा आपने वर्तमान में होशंगाबाद, जहां से भारतीय नोट छपते हैं, करेंसी छपती है, वो होशंगशाह ने ही बसाया था। इसका युद्ध हुआ था अचलदास खींची से। अचलदास खींची, इनके साथ इनका युद्ध हुआ, जिसमें अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने अपने एक बेटे पालहड़ सिंह को यहां से निकाल दिया। और पालहड़ सिंह पुनः महाराणा कुंभा के सहयोग से पुनः कब्जा कर लेता है गागरोन पर और पुनः पालहड़ सिंह शासक बन जाता है। तो दूसरी घटना 1444 ईस्वी की रही। इस समय मालवा का जो शासक बना उसका नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट वर्सेज पालहड़ सिंह, और इसमें पालहड़ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, महमूद खिलजी विजयी हुआ। यह इस दुर्ग का दूसरा साका था। इस प्रकार से गागरोन के किले में भी 2 साके संपन्न हुए। गागरोन किले के बाद हम बात करेंगे सिवाना के दुर्ग की। सिवाना का किला वर्तमान में हल्देश्वर की पहाड़ी, जो 56 की पहाड़ियों का ही एक भाग है, बाड़मेर में है, और उस किले में भी 2 साके संपन्न हुए। पहला साका संपन्न हुआ 1308 में। इस समय यहां का शासक हुआ करता था शीतल देव, जिस पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, और धोखे से शीतल देव का जो पानी का एकमात्र कुंड था उसमें गौ रक्त से उसे अपवित्र कर दिया गया, हड्डियों का चूरा उसमें मिला दिया गया। भाईले पवार की गद्दारी के कारण शीतल देव पराजित हुए और अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ। और शीतल देव जो थे उनकी रानी ने जौहर किया, और शीतल देव के मृत शरीर को अलाउद्दीन खिलजी अपना ढिंडोरा पीटने की, इतने बहादुर व्यक्ति को, इतने विशालकाय शरीर के व्यक्ति को मैं लेकर आया हूं। और तत्कालीन समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने जब शीतल देव को सर्वप्रथम देखा तो उसने कहा कि क्या ये इंसान है। इतनी बड़ी देह शीतल देव की थी। बहुत ताकतवर शासक थे शीतल देव, लेकिन गद्दारों की वजह से पराजित हुए। तो ये पहली घटना थी यहाँ की। दूसरी घटना यहाँ पर संपन्न हुई 1576 से 80 के बीच। कंफर्म डेट नहीं बता सकता मैं कि कब हुई थी। 1576 से 80 के बीच कल्ला रायमलोत लड़े थे। कल्ला रायमलोत, कल्ला राठौड़ अलग थे साथियों, और ये भी किससे लड़े थे? अकबर से लड़े थे। कल्ला राठौड़ अलग थे और कल्ला रायमलोत अलग थे। कल्ला रायमलोत का संबंध जोधपुर शाखा से था, ये रायमल के पोते हुआ करते थे। और कल्ला राठौड़ का संबंध मेड़ता की शाखा से था, वो मीराबाई के भतीजे हुआ करते थे, जयमल मेड़तिया के भतीजे हुआ करते थे। कल्ला राठौड़ चित्तौड़ के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और कल्ला रायमलोत अपने चाचा चंद्रसेन के लिए लड़े थे। और अकबर से ऐसा लड़े, ऐसा बताते हैं कि कल्ला राठौड़ अकबर के दरबार में ही थे, और बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा से अकबर ने कहा कि आपकी कन्या जवान हो चुकी है। तो सुरजनहाड़ा ने कहा कि मेरी कन्या की तो साफ सगाई हो गई है। किससे हुई? कल्ला रायमलोत ने इस तरह से कही।
मुझसे हुई है साहब। अकबर समझ चुका था कि ये सगाई वगाई कुछ नहीं हुई, ये ड्रामा अभी कभी तैयार किया गया है। अकबर ने इसकी जांच करवाई, पता लगा कि कोई सगाई नहीं हुई। अगले कुछ दिन बाद कल्ला रायमलोद का विवाह सुरजनहाड़ा अपनी पुत्री के साथ कर देते। लेकिन कल्ला रायमलोद के मन में अकबर के प्रति खुन्नस बैठ चुकी थी। कल्ला रायमलोद अपने चाचा पृथ्वीराज राठौड़, उस समय के सबसे बड़े कवि जिन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है, उनके पास गए और कहा कि मेरे मरसिए लिखो, कि यानी मरने के बाद जो लिखे जाते हैं ना किसी की वीरता में, वो मुझे पहले ही लिख दो। उसने कहा कि भाई मरने के बाद लिखे जाते हैं, मैं पहले कैसे लिख दूं? वरना आप तो लिख दो, आप जैसे लिखोगे मैं ऐसे ही लड़ूंगा और ऐसे ही वीरगति प्राप्त करूंगा। तो जिस प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ ने जो लिखे थे इनके मरसिए, उसी आधार पर लड़ते हुए कल्ला रायमलोद वीरगति को प्राप्त हुए, उनको गाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये दूसरा साका था सिवाना के दुर्ग का। इसके अलावा कुछ और किले हैं जिनमें साके संपन्न हुए, जैसे जालौर का दुर्ग है, जालौर के किले में भी साका संपन्न हुआ, केवल एक, 1310-11। इस समय जालौर का शासक हुआ करता था कान्हड़ देव चौहान। और अभी मैंने आपको बताया जो शीतल देव चौहान, ये कान्हड़ देव के भतीजे ही हुआ करते थे। ये एक साथ अटैक हुआ था, 1308 में यहां हुआ था, इसको जीतने के बाद 1310-11 में अलाउद्दीन खिलजी कहां आ गया? कान्हड़ देव के पास, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा, क्योंकि कान्हड़ देव चौहान जो थे उनका ही एक विश्वास पात्र था बीका दहिया, गद्दारी करता है और कान्हड़ देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा रास्ता बता देता है जहां से दुर्ग में प्रवेश किया जा सकता था। एक गुप्त रास्ता था, उसको बता दिया और उस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो कान्हड़ देव तक पहुंच जाती है और युद्ध होता है। कान्हड़ देव युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सेना कहीं इसी और किसी मार्ग से भी आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो विजयी रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने जहां भी अटैक किया केवल और केवल छल पूर्वक किलों को जीता। वीरतापूर्ण किस्से इसके कोई ज्यादा हमको मिलते नहीं है, लेकिन इसने छल को अपना प्रमुख हथियार बनाया। अभी रणथंभौर का एक युद्ध पढ़ेंगे, उसमें भी ये लगभग पराजित ही हो गया था। इसके सेनापति भी कई नुसरत खां एक बड़ा सेनापति था, वो मारा जा चुका था और बाद में ये छल पूर्वक काम किया इसने। ये क्या करता था? पैसे फेंकता था, और गद्दार एक रात तो मिलता ही है, और वो गद्दार अपनी गद्दारी करता था और अलाउद्दीन खिलजी अपने मंसूबों में सफल हो जाता था। ऐसा बताते हैं कि जालौर के किले की एक दीवार कहीं से कच्ची थी साथियों, और उस कच्ची दीवार का भेद बीका दहिया ने इनको बताया। तो इसने पूरे दीवार पर पानी फिकवाया और उस पर राई के दाने फेंक दिए। राई उस पर चिपक गई, जहां वो कच्ची थी वहां उगने लगी, क्योंकि कच्ची दीवार के अंदर नमी बन चुकी थी। और जब वहां से उगने लगी तो पता लग गया अलाउद्दीन को कि यहां से कच्ची है। उसको वहीं से तोड़ा और दुर्ग के अंदर एंटर हो गया। जालौर का दुर्ग इतना मजबूत दुर्ग था, ऐसा कहते हैं कि इस दुर्ग के द्वार कभी शत्रु के लिए नहीं खोले गए, यानी आज तक कोई शत्रु मेन गेट से इसके एंटर नहीं हो पाया। लेकिन एक गद्दार की वजह से अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग के अंदर पहुंच गया था। स्वतंत्र हो गया भारत, लेकिन कभी दुर्ग जीता नहीं जा सका, किसी भी आक्रमणकारी ने इसको नहीं जीत पाए थे, याद रखें। तो यहां पर एक ही साका संपन्न हुआ, कान्हड़ देव चौहान और इनके बेटे वीरम देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और वीरम देव की कहानी फिरोजा के साथ जो इनका प्रेम प्रसंग था, जिसका ज्यादातर मुख्य कारण बताते हैं इस युद्ध का, वो इसकी कहानी एक अलग थी। कभी इतिहास में उस टॉपिक को हम चर्चित करेंगे। एक और देख लीजिए, एक रणथंभौर के दुर्ग में भी एक साका हुआ। रणथंभौर दुर्ग में एक साका हुआ और ये राजस्थान का पहला साका माना गया। 1301 ईस्वी में यह साका हुआ। इस समय हम्मीर देव चौहान रणथंभौर के शासक हुआ करते थे और इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले पराजित हो चुका था। इससे पहले 2 बार इसका अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव से पराजित हो चुका था, यानी इनको आदत हो चुकी थी पिटने की। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी सफल हुआ। हम्मीर देव चौहान जो गलत लोगों की नियुक्ति कर देता है, खुद मौन व्रत धारण किए हुए था और ये जनता का भी कोपभाजक बनता है, जनता का इसको सहयोग नहीं मिल पाता, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी कुछ भेदियों को मिला करके इस दुर्ग को जीत लेता है। हम्मीर देव चौहान की जो पुत्री थी देवल देव और इनकी जो रानी थी रंग देवी, ये पास ही पदम जो तालाब है, पदमला तालाब,
ये पदमला जो तालाब है ये रणथंभौर के ही दुर्ग में था, इसमें कूद जाते हैं और अपनी वीर गति या अपना जो देह है उसे त्याग देते हैं। इसे जौहर कहा गया। ये राजस्थान का जल जौहर था, राजस्थान का पहला जौहर मानेंगे इसको हम, और पहला साका मानेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न करता है राजस्थान का पहला साका कहां हुआ, रणथंभौर में हुआ। राजस्थान के सर्वाधिक साके कहां हुए, चित्तौड़गढ़ में हुए। राजस्थान का पहला अर्ध साका कहां हुआ, एकमात्र अर्ध साका कहां हुआ, तो जैसलमेर में। तो ये सारे आपके साकों से संबंधित फैक्ट्स थे, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा आपको कहानियां नहीं सुनाई हैं, केवल फैक्ट पे बात करी है, क्योंकि कहानियां अगर मैं सुनाने लगता तो ये इतना लंबा चैप्टर हो जाता कि लगभग 4 घंटे या 5 घंटे में भी कंप्लीट नहीं हो पाता, इतनी लंबा ये चैप्टर है। अगर आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, एनर्जी का माध्यम बने हमारे लिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो आपके एक शेयर से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं कि आगे के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।